हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, संबंध और फलन। संबंध और फलन यह चैप्टर आपका 11th में भी दिया हुआ है, 12th में भी दिया हुआ है। इसलिए आज का जो वीडियो होगा वो 11th पर आधारित होगा। पहले इसे देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। इससे जो आधारित प्रश्नमाला है आपका 11th क्लास का, उसको कर लीजिए, तब आप लोग 12th की ओर जाइएगा तो आपको बात समझ में आएगी। ठीक है, तो हम लोग आज का चैप्टर शुरू करते हैं। इसमें पहला टॉपिक होगा आपका समुच्चयों का कार्तीय गुणन। समुच्चयों का कार्तीय गुणन देखिएगा क्या कहता है। दो अरिक्त समुच्चयों ए तथा बी, देखिए यहाँ पर हम बड़ा अक्षर से लिखे ए और बी, क्योंकि ए और बी क्या है, समुच्चय है। समुच्चय को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से सूचित किया जाता है। दो अरिक्त समुच्चयों ए तथा बी, ए एवं बी, मतलब अरिक्त कहने का मतलब क्या हुआ बाबू, जिसके पास कुछ ना कुछ सदस्य हो। रिक्त समुच्चय को फाई से सूचित किया जाता है, तो ए बराबर क्या, ए नॉट इक्वल टू फाई। ए फाई नहीं होना चाहिए। फाई क्या होता है, रिक्त समुच्चय। बी नॉट इक्वल टू फाई, बी भी आपका रिक्त समुच्चय नहीं होना। कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन को ए गुना बी से सूचित करते हैं। कार्तीय गुणन को किससे सूचित करते हैं, ए गुना बी से। उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है, उन सभी क्रमित युग्म। यहाँ पर देखिए एक नाम आया है क्रमित युग्म। क्या नाम आया है, क्रमित युग्म। क्रमित युग्म किसको कहते हैं, तुरंत दिमाग में आएगा। आप लोग पूछिएगा कि क्रमित युग्म किसको कहते हैं। क्रमित युग्म, युग्म जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। क्रमित युग्म, युग्म, युग्म मतलब होता है दो, क्रमित मतलब दो या दो। क्रमित युग्म का क्या परिभाषा होगा, क्रमित युग्म में दो अवयव घटकों के ऐसे समूह को क्रमित युग्म कहते हैं जिनका क्रम पहले से निर्धारित हो। क्या इसकी परिभाषा होगी, दो अवयव, अवयव या घटकों, घटकों का ऐसा क्रम, ऐसा क्रम, दो अवयव या घटकों का ऐसा क्रम जो पहले से निर्धारित हो। निर्धारित हो, पहले से निर्धारित हो या परिभाषित हो। निर्धारित से अच्छा होगा कि परिभाषित हो, परिभाषित हो। जैसे एक एग्जाम्पल देखिएगा, अवयव, दो अवयव है, इसको इस तरीके से सूचित किया है ए कमा बी, ए कमा बी, ए कमा बी एक क्रमित युग्म है, ए कमा बी क्रमित युग्म है। और परिभाषित कर दिया जाएगा, परिभाषित कर दिया जाएगा बाबू, ये क्या होता है, इस प्रकार की ए कमा बी इस तरीके से क्रमित युग्म को सूचित किया जाता है। ए कमा बी इस तरीके से परिभाषित कर दिया, ए किसका सदस्य है बता दिया गया, कैपिटल ए का, तथा तथा बी किसका सदस्य होगा, बी का, बी का सदस्य होगा। तो ऐसे क्रमित युग्म को लिखने का तरीका है ए कमा बी या एक्स कमा वाई, नियामक रूप में, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में आप लोग लिखते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है, दो अरिक्त समुच्चयों का कार्तीय गुणन ए गुना बी, उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय, मतलब ए गुना बी का सदस्य क्या होगा, क्रमित युग्म। ए गुना बी का सदस्य क्या होगा, कैसा समुच्चय होगा, जिसके पास क्रमित युग्म हो, इस तरीके के सदस्य हो, कोऑर्डिनेट टाइप के सदस्य हो। कैसे सदस्य हो, जिसका प्रथम घटक, पहला घटक ए से तथा द्वितीय घटक बी से लेकर बनाया जाता हो, जो बनाया जाता है बी से लेकर बनाया जाता है। जैसे आप लोग उदाहरण देखिएगा, उदाहरण देखिएगा बाबू। पहला उदाहरण, माना कि ए आपको हम दे देते हैं
1 2 3 तथा बी 4 5 है तो ए गुना बी क्रमिक रूप। तो देखिए आपको इस तरीके का इन दोनों से लेना, ऐसा लेना है कि ए हमेशा पहला से आवे और बी दूसरा घटक कहां से आवे, बी से आवे। तो हम इसका पहला ले लेंगे ए। अब ये हो गया पहला घटक कहां से आ गया, ए से, दूसरा घटक बी से। कौन ले, 4 या 5? तो दोनों लेना। तो एक बार 4 ले लीजिए और दूसरी बार 1,5 ले लीजिए। ठीक है, अब इसका दो ले लीजिए, दो 4 या 5 दोनों लेना होगा। तो एक बार 4 ले लिए, एक बार 5 ले लिए। फिर 3,4 और 3,5 1 गुना 3। ठीक है, तो ये जो निरूपण हुआ क्रमिक युग्म को हम लोग रोस्टर रूप कहते हैं। आप लोग पढ़े हैं रोस्टर रूप, समुच्चय वाले चैप्टर में हमने पढ़ाया था रोस्टर रूप। ये इसका निरूपण क्या कहलाता है, रोस्टर रूप। अब इसी को हम लोग गणितीय रूप यानी मैथमेटिकल फॉर्म कहते हैं। इसका अगर हम गणितीय रूप लिखेंगे, गणितीय रूप, इसका हम गणितीय रूप जिसको हम लोग समुच्चय निर्माण रूप कहेंगे, समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप। अगर इसका हम लोग समुच्चय निर्माण रूप लिखें, समुच्चय निर्माण रूप इसी चीज को, तो क्या लिखिएगा, ए गुना बी, ए गुना बी बराबर, ए गुना बी बराबर क्या लिखेंगे, ए कमा बी। इसे मान लेते हैं ए कमा बी। ये किस तरीके का दिख रहा है, ए कमा बी तरीके का दिख रहा है, ए कमा बी रूप में है। ए कमा ऐसा कि सच डैट, इसको क्या पढ़ते हैं आप लोग, ऐसा कि, इस चिन्ह को पढ़ा जाता है ऐसा कि सच डैट। आप लोग वो सब बताए सेट थ्योरी समुच्चय वाले चैप्टर में। ए कमा बी ऐसा कि, ए के विषय में बताइए, छोटा ए किसका सदस्य होना चाहिए, बड़ा ए का, तथा छोटा बी किसका सदस्य होना चाहिए, बड़ा बी का। तो ये आपका कहलाया समुच्चय निर्माण रूप। ए गुना बी का ये समुच्चय निर्माण रूप। कैसे लिखते हैं, ए कमा बी, ये किस तरीके का दिख रहा है, ए कमा बी तरीके का दिख रहा है। ए कमा बी, ए किससे आ रहा है, कैपिटल ए से, तथा बी किससे आ रहा है, कैपिटल बी से आ रहा है। ठीक है, ए से आ रहा है तथा बी बी से आ रहा है। तो गणितीय रूप समुच्चय निर्माण रूप इस तरीके का होगा। सेकेंड, अगर आप लोगों को यही बात, सेकेंड अगर हम आपसे पूछे बी गुना ए निकालिए, तो पहला सदस्य किसका आएगा, बी का आएगा। तो बी का पहला सदस्य हम लेते हैं 4। अब 4 के साथ दूसरा घटक क्या होगा, 1 2 3, तो तीनों होगा। तो पहले बार 1 दे दीजिए, दूसरी बार 2 दे दीजिए, तीसरी बार 3 दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए फिर आए 5, 5,1, 5,2, 5,3। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बी, इसका गणितीय रूप लिखेंगे बी क्रॉस ए का। तो क्या बोलिएगा, गणितीय रूप बी क्रॉस ए का गणितीय रूप। तो ये भी किस तरीके का आपको दिख रहा है, ए कमा बी टाइप का, ए कमा बी टाइप का दिख रहा है। ऐसा कि ए सदस्य है बी का तथा बी सदस्य है ए का, बी सदस्य है ए का, बी सदस्य है ए का। ये बी का मान ए टाइप का आपको दिख रहा है, बी का मान ए टाइप का दिख रहा है। ठीक है बाबू, बी का मान ए टाइप का दिख रहा है। ठीक है, समझे, पहला सदस्य ए से आवे, दूसरा सदस्य बी से आवे। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम आपको यहाँ पर एक नोट पढ़ा रहे हैं, नोट देखिएगा, नोट देखिएगा, नोट यहाँ पे बता रहे हैं कि ये क्या है। अगर मंझले कोष्ठ में ए कमा बी लिखा हुआ है तो ये क्या आपको बताता है, मंझले कोष्ठ में, तो ये बताता है समुच्चय का निरूपण, समुच्चय
का निरूपण, निरूपण ये समुच्चय को निरूपित करता है ए कमा बी। और अगर आपको छोटे वाले पोस्ट में ए कमा बी लिखा हुआ है तो ये क्या बताता है, क्रमिक युग्म। ये क्या है, क्रमिक युग्म है, क्रमिक युग्म, क्रमिक युग्म है। अगर मंझले पोस्ट में लिखा गया है ए कमा बी तो समुच्चय का निरूपण है। और आप लोगों को पता है समुच्चय के निरूपण में इनका स्थान समान होना कोई जरूरी नहीं है। आप बी कमा ए भी लिखिएगा, बी कमा ए भी लिखिएगा तो ये बराबर समुच्चय कहलाएंगे, क्योंकि समुच्चयों में क्रम का समान होना कोई जरूरी नहीं है। तो ए कमा बी, बी कमा ए अगर इस तरीके के कोष्टक में लिखा हुआ है तो ये समुच्चय का निरूपण है, ये बराबर समुच्चय कहलाएंगे। लेकिन अगर आपको लिखा हुआ है ए कमा बी और बी कमा ए है तो ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। ये ए का सदस्य है तो ये बी का सदस्य है, ये बी का सदस्य है तो ए का सदस्य, ये कभी भी आपस में बराबर नहीं है। इसलिए देखिए यहाँ पर ध्यान से, 1,4 कभी भी 4,1 के बराबर नहीं है, 1,5 5,1 के बराबर नहीं है। इसलिए 1 गुना बी, बी गुना ए के बराबर नहीं है। तो नोट याद रखिएगा, नोट, नोट ए गुना बी नहीं बराबर है बी गुना ए के, ए गुना बी नहीं बराबर है बी गुना ए के। इसका मतलब क्या है कि समुच्चयों का कार्तीय गुणन, इसका मतलब है समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, नहीं करता है। क्रम विनिमय नहीं होता है, समुच्चयों का गुना ए गुना बी कभी भी बी गुना ए के बराबर नहीं होता है, तो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। अब देखिए क्रमिक युग्म ए कमा बी, बी कमा ए के बराबर नहीं है, तो आपके दिमाग में तब तुरंत सवाल आएगा, तो क्या सर कभी भी क्रमिक युग्म बराबर होते हैं? कब क्रमिक युग्म बराबर होंगे? तो अभी आप लोगों का नेक्स्ट हम यहाँ पर नया आपको टॉपिक पढ़ाते हैं, दो क्रमिक युग्मों की समता, इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर्स। कब दो क्रमिक युग्म बराबर कहे जाएंगे? ठीक है, अब आइए बच्चों हम लोग पढ़ते हैं दो क्रमिक युग्मों की समता, कब दो क्रमिक युग्म बराबर होंगे? तो आपको होगा A1 कमा B1 बराबर है A2 कमा B2 के। कब? तो कहता है इस प्रकार की, इस प्रकार की, इस प्रकार की A1 कमा B1 बराबर है A2 कमा B2 के। इस प्रकार की जब A1 बराबर हो A2 के तथा B1 बराबर हो B2 के, जब B1 बराबर हो B2 के, A1 बराबर हो A2 के तथा B1 बराबर हो B2 के, A1 कमा B1 बराबर A2 कमा B2, इस प्रकार की A1 बराबर A2 तथा B1 बराबर B2, मतलब दोनों का प्रथम घटक बराबर हो और दोनों का द्वितीय घटक आपस में बराबर है, तभी दो क्रमिक युग्म बराबर कहे जाएंगे। मतलब जैसे आप लोग जैसे ध्यान दीजिएगा बाबू, हम आपसे पूछते हैं कि 1,2 किसके बराबर है, तुरंत आप बोलिएगा कि सर ये हमेशा 1,2 के बराबर है, 1,2 हमेशा 1,2 के बराबर है। अगर हम आपसे पूछे 1,2 क्या 2,1 के बराबर है, तो कहिएगा नहीं बराबर है, 2,1 के बराबर नहीं है। तो इस पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि यदि 2x - y, 5 बराबर
बराबर 4, x + y है, तो x तथा y का मान ज्ञात करें। देखिएगा, यदि 2x - y, 5 बराबर है 4, x + y है, तो x तथा y का मान ज्ञात। तो दो क्रमिक युग्म बराबर है, तो इसका प्रथम घटक इसके प्रथम घटक के बराबर होगा। जब दो क्रमिक युग्म बराबर है, तो इसका प्रथम घटक इसके प्रथम घटक के बराबर होगा। मतलब 2x - y का मान किसके बराबर होगा? 4 के पहला समीकरण। इसका द्वितीय घटक 5 किसके बराबर होगा? x + y के। यानी x + y बराबर 5 लिख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, x + y बराबर 5। तो ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। अब इन दोनों समीकरण को हल कर दीजिए, तो y कट गया, 2x और x 3x, 4 + 5 कितना हो जाएगा? 9। ये कट जाएगा 3, x बराबर 3। समीकरण 1 से 2 × 3 - y = 4। तो क्या हो जाएगा? 6 - y = 4 और 6 - 4 = y। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 2। अतः x बराबर 3 तथा y बराबर, ठीक है। प्रथम घटक इस क्रमिक युग्म का प्रथम घटक के बराबर है, द्वितीय घटक के बराबर है। बात समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं। अब आइए बाबू, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, कार्तीय गुणन का गुणधर। कार्तीय गुणन का गुणधर, कार्तीय गुणन का गुणधर, properties of Cartesian product। कार्तीय गुणन का गुणधर, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए पहला गुण पर ध्यान से देखिएगा, यदि a बराबर i, मतलब a रिक्त समुच्चय हो, या b बराबर i, या दोनों रिक्त समुच्चय है, तो a गुना b बराबर i होगा। a गुना b बराबर i होगा। और ध्यान दीजिएगा, या तो a रिक्त समुच्चय, मतलब a के पास कोई सदस्य न हो, b रिक्त समुच्चय हो, b के पास भी कोई सदस्य न हो, या दोनों रिक्त समुच्चय, दोनों के पास कोई सदस्य न हो, तो तुरंत लिख दीजिएगा a गुना b का मान i के बराबर है। जैसे एक क्वेश्चन सेकंड देखिएगा, आपको दिया रहेगा, यदि a बराबर -1 0 1 तथा b बराबर 5 है, तो a गुना b का मान ज्ञात करें। ऐसा कुछ हुआ, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा a गुना b का मान, तो सिंपल कुछ नहीं करना है, आप इसको लिखिएगा a गुना b, या लिखिएगा a गुना फाइ बराबर 5, a गुना फाइ बराबर 5। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड,
ठीक है, आइएगा सेकंड प्रॉपर्टी को थोड़ा ध्यान दीजिए। सेकंड प्रॉपर्टी, यदि यदि ए गुना बी नॉट इक्वल टू 5 है तो मतलब ए गुना बी 5 नहीं है, उसके पास कुछ ना कुछ सदस्य है, तो ए नॉट इक्वल टू 5 तथा बी नॉट इक्वल टू 5 होगा। ध्यान दीजिएगा, यदि ए नॉट इक्वल टू 5 है तो ए नॉट इक्वल टू 5, बी नॉट इक्वल टू 5 होगा। मतलब अगर ए गुना बी के पास सदस्य है बाबू, तो ए के पास भी सदस्य होगा, बी के पास भी सदस्य होगा। ठीक है, जैसे इस पे क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन थर्ड, यदि ए बराबर ए कमा पी, ए कमा पी, ए कमा क्यू, बी कमा पी, बी कमा क्यू, सी कमा पी, सी कमा क्यू है, तो ए तथा बी का मान ज्ञात करें। ए तथा बी का मान ज्ञात करें। ए तथा बी का मान ज्ञात करें। देखिएगा, यदि ए कमा पी, ए कमा क्यू, बी को मतलब ए गुना बी, सॉरी, यदि ए गुना बी, क्वेश्चन सुधारिएगा, यदि ए गुना बी का मान दिया गया है तो ए तथा बी का मान ज्ञात करें। तो ए गुना लिखिएगा, चूंकि इसका हल लिखिएगा बाबू ऐसे कि चूंकि ए गुना बी नॉट इक्वल टू 5, रिक्त समुच्चय नहीं है, इस प्रकार की ए नॉट इक्वल टू 5 तथा बी नॉट इक्वल टू 5 होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर इसलिए ए गुना बी क्या होता है, किस प्रकार होता है, ये ए कमा बी टाइप का सदस्य होगा, ऐसा कि ए से आए, बी से आए। ये आपको पढ़ा चुके हैं कि ए कमा बी में जितने क्रमिक युग्म है ए कमा बी टाइप के, उसका पहला घटक ए से आता है, दूसरा घटक कहां से आता है, बी से आता है। पहला घटक ए से आता है, दूसरा घटक कहां से आता है, बी से आता है। तब देख लीजिए, इसलिए ए बराबर लिखिएगा क्या होगा, ए पहला घटक सबका कैपिटल ए का है, तो ए आपको पता है समुच्चयों के अंदर पुनरावृत्ति की का परमिशन नहीं है। ए यहाँ भी है तो दो बार ए नहीं लिखाएगा, एक बार ए। फिर नेक्स्ट क्या होगा, बी, नेक्स्ट क्या होगा, सी, ये हो जाएगा, तथा बी बराबर पी कमा क्यू, पी कमा क्यू, पी कमा क्यू, पी कमा क्यू, सब में पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू। ए तथा बी का मान निकल गया आंसर। कोई दिक्कत? ठीक है, बात समझ गए कि अगर ए कमा बी 5 नहीं है तो ए के पास भी सदस्य होगा, बी के पास भी सदस्य होगा। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा प्रॉपर्टी, क्वेश्चन नहीं, तीसरा प्रॉपर्टी, ये आपको ए स्क्वायर निकालने को बाबू बोलेगा, यानी ए गुना ए निकालने को बोलेगा। तो यहाँ भी क्रमिक युग्म में ए कमा बी टाइप का ही बनेगा, बस शर्त है कि ए कमा बी दोनों सदस्य होंगे कैपिटल ए के। ए कमा बी दोनों सदस्य होंगे कैपिटल ए के, दोनों ए से आएंगे। जैसे एग्जाम क्वेश्चन आप देखिएगा, 4th नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 जैसे होगा, यदि ए बराबर -1 है तो ए स्क्वायर का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। ए स्क्वायर यानी ए गुना ए का मान ज्ञात करें। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर एक बार ए लिख दीजिए, -1 और यहीं पर ए एक बार फिर लिख दीजिए, -1 अब यहां से ए स्क्वायर यानी ए गुना ए
अब स्टार्ट कीजिए। -1 कमा -1, -1 कमा 1, 1 कमा -1 और 1 कमा 1 ए स्क्वायर। ठीक है, बात समझे? ए स्क्वायर। अब देखिएगा प्रॉपर्टी यहां पर लिखते हैं, आप लोग उसके नीचे चले जाइएगा। प्रॉपर्टी 4, अगर आपको ए क्यू निकालने को बोले, ए क्यू यानी ए गुना ए, तो यहां पर क्या होगा, इस तरीके का सदस्य होगा ए बी सी, ए कमा बी कमा सी टाइप का, और इसमें शर्त होगा कि ए बी सी सदस्य हो ए का, ए बी सी सदस्य हो ए का। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल इसका देखिएगा, एग्जाम्पल जैसे आपको ए दिया हुआ है -1 1 और ए क्यू निकालने को पता है, तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल लीजिए। ए स्क्वायर तो ए गुना ए क्या होगा, -1 कमा -1, -1 कमा 1, 1 कमा -1 और 1 कमा 1, ये तो ए स्क्वायर। अब ए क्यू यानी ए गुना ए, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, -1 सबको दे दीजिए, फिर 1 सबको दे दीजिए, -1 सबको, -1 -1 पहले से, फिर एक -1 दे दीजिए, -1 1 फिर -1 1 -1 फिर 1 1 -1, ठीक है, 1 सबको दे दीजिए, -1 -1 1 -1 1 1 1 1 -1 1 1 1 हो गया, एक क्यू। ठीक है, बात समझे? एक क्यू निकालना बहुत इजी प्रॉपर्टी चल रहा है। फोर्थ प्रॉपर्टी, बात समझ में आ गया? 4 प्रॉपर्टी। अब आइएगा प्रॉपर्टी 5, प्रॉपर्टी 5 है, पांचवा देखिएगा, कार्तीय गुणन के अवयवों की संख्या, कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन के अवयवों की संख्या, अवयव की संख्या, अवयव की संख्या। तो कार्तीय गुणन के अवयव क्या होते हैं? क्रमिक युग्म, यानी दूसरे शब्दों में इसको कहा जा सकता है क्रमिक युग्मों की संख्या, क्रमिक युग्मों की संख्या, क्रमिक युग्मों की संख्या। तो बताइए, संख्या को सूचित किया जाता है n से, समुच्चय में छोटा n से, किसका? a गुना b का। a गुना b में कितने अवयव होंगे, यानी कितने क्रमिक युग्म होंगे? तो ये हो जाएगा n इंटू एन बी, एकदम फॉर्मूला याद रखिएगा, n इंटू एन बी। अगर 3 समुच्चय दिए रहेंगे n, a इंटू बी इंटू सी, तो आप याद रखिएगा n एन बी एन सी, एन सी समुच्चयों की संख्या, क्रमिक युग्मों के समुच्चयों की संख्या। बात समझ में आ गया? एन इंटू एन बी। जैसे क्वेश्चन 5 देखिएगा, क्वेश्चन 5 देखिएगा, यदि a बराबर -1 0 1 है तो तथा समुच्चय B के सदस्यों की संख्या 2 है तो क्रमिक युग्मों की संख्या ज्ञात करें, क्रमिक युग्मों की संख्या ज्ञात करें, क्रमिक युग्मों की संख्या ज्ञात करें।
पांचवा क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर एन ए का मान कितना है, कितने सदस्य दिए गए हैं, 1 2 3, 3 सदस्य। एन बी सदस्यों की संख्या बोला है 2 है, तो आपको पूछ रहा है कि एन ए गुना बी के सदस्य कितने होंगे, तो एन ए इंटू एन बी, तो कितना हो जाएगा 3 गुना 2 बराबर 6, 6 सदस्य होंगे। एन ए इंटू एन बी कुल कितने सदस्य होंगे, 6 सदस्य होंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका प्रॉपर्टी खत्म होता है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन भी खत्म होता है। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 6। कार्तीय गुणन ए गुना बी में 9 अवयव हैं जिनमें से -1 0 तथा 0 1 भी है, तो समुच्चय ए ज्ञात करें तथा ए गुना ए के शेष अवयव ज्ञात करें। अब आप जानते हैं बाबू, तो स्टार्ट कीजिए। ए गुना ए में क्या होता है, ए गुना ए में क्रमिक युग्म ए कमा बी टाइप का बनेगा। ऐसा बनेगा कि ए कमा बी सदस्य होगा ए का, जितने क्रमिक युग्म बनेंगे ए कमा बी टाइप उसके सारे ए बी ए के सदस्य होंगे। इसलिए क्रमिक युग्म -1, 0 तथा 0, 1 सदस्य है ए कमा ए का, इसलिए -1 0 1 सदस्य होगा ए का। ठीक है, ए का सदस्य होगा। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इन ए क्रॉस ए का मान कितना दिया हुआ है 9, तो एन ए इंटू एन ए का मान कितना होगा 9, इसलिए एन ए बराबर क्या होगा 3, एन ए का मान 3। ए के पास कितने सदस्य हैं 3, और तीनों का पता पहले से चल गया है, इसलिए ए बराबर -1, 0, 1। यहाँ पर पता चला कि ए के पास ये 3 सदस्य, इससे पता चला, तो यहाँ से निकाले कि ए के पास एक्चुअल में होता है तो आगे कि 3 ही सदस्य, तो 3 तो पता है, लिख दिए। अब आप लोग ए गुना ए निकाल लीजिए, ए गुना ए होगा -1, -1, 0, -1, 1, फिर क्या हो जाएगा -0, -1, 0, 0, 0, 1, 1, -1, 1, 0, 1, 1, ये हो गए। तो शेष अवयव ए गुना ए के शेष अवयव कौन कौन से हो जाएंगे, तो क्या क्या दिया हुआ है, -1, 0 ये दिया हुआ है, और 0, 1 दिया है। इन दोनों को छोड़ के लिख दीजिएगा, -1, -1, -1, 0, -1, 0, 0, 1, -1, 1, 0, 1, 1। एक आंसर यहाँ पर, एक आंसर यहाँ पर। ठीक है, बात समझ में आया। इस तरीके से कार्तीय गुणन से संबंधित हमने आपको बात बताया। अब आगे चलते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं संबंध क्या है। संबंध के विषय में हम लोग पढ़ते हैं कि संबंध किसको कहते हैं। ठीक है, अब आइए बाबू हम लोग पढ़ते हैं संबंध। संबंध क्या है, संबंध यानी रिलेशन, संबंध यानी रिलेशन। लिखिएगा, आप लोग डिक्टेट करा रहे हैं, लिखिएगा 2 या 2 से अधिक, लिखिएगा 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक वस्तुओं या अवयव के बीच के परस्पर जुड़ाव को संबंध कहते हैं।
संबंध कहते हैं। तो संबंध क्या होता है? दो या दो से अधिक, मतलब पहला बात है संबंध स्थापित करने के लिए आपको दो या दो से अधिक वस्तुएं या अवयव की आवश्यकता होती है और इनके बीच एक परस्पर जुड़ाव होना चाहिए। इनके बीच क्या होना चाहिए? एक परस्पर जुड़ाव। उस परस्पर जुड़ाव को हम लोग क्या बोलते हैं? संबंध कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखिएगा, हस्बैंड वाइफ, देखिए दो वस्तुएं हैं हस्बैंड और वाइफ, इन दोनों के बीच शादी हुआ, परस्पर जुड़ा हुआ, तो एक संबंध बना, हस्बैंड वाइफ रिलेशन, हस्बैंड वाइफ संबंध। जैसे सेकंड देखिएगा, फादर फादर, मदर, चाइल्ड चाइल्ड। तो फादर मदर चाइल्ड, दो से अधिक भी संबंध हो सकते हैं, फादर मदर चाइल्ड रिलेशन। ठीक है। अगर इसे मैथ में बोला जाए तो रेखा रेखा एल, रेखा एम, एम पर लंब है। मतलब कहने का अर्थ है एक रेखा एल है, एक रेखा एम है और इनके बीच का परस्पर संबंध क्या है? लंबवत का। संबंध का नाम क्या होगा? लंबवत। जैसे समुच्चय, समुच्चय ए उप समुच्चय है बी का, समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय है। इसका क्या मतलब है कि ए के पास सदस्य जो है, मान लीजिए ए के पास एक दो है, बी के पास क्या है? एक दो तीन चार, मतलब ए का जन्म बी के सदस्य से हुआ है, बी के सदस्य को लेने से ए का जन्म हुआ है। तो क्या सब ऐसे संबंध को हम लोग क्या कहते हैं? उप समुच्चय। इसका क्या नाम है? उप समुच्चय। पढ़े होंगे 11th क्लास में समुच्चय चैप्टर में, उप समुच्चय। इसको लिखते हैं ए बी का उप समुच्चय है, तो ये भी एक संबंध है। ठीक है बाबू। अब आप तुरंत बोलिएगा तो सर अभी आप टॉपिक पढ़ा रहे थे कार्तीय गुणन, अब आ गए संबंध, तो क्या इन दोनों का में कोई प्रकार का संबंध है कि नहीं? हाँ है, और उसी को हम लोग कहेंगे कि संबंध का गणितीय परिभाषा या संबंध की परिभाषा, संबंध की परिभाषा। ये तो व्यवहारिक बात बताएं, इसी के आधारित तो भी है, लेकिन एक्चुअल रियल परिभाषा क्या है? तो आपका कार्तीय गुणन पर ही आधारित परिभाषा है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं संबंध की परिभाषा। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं संबंध की परिभाषा। किसी अरिक्त समुच्चय ए, अरिक्त समुच्चय मतलब जिसके पास कुछ सदस्य हो, मतलब इसको सूचित किया जाएगा ए नॉट इक्वल टू 5 से अरिक्त समुच्चय बी, बी नॉट इक्वल टू 5 में संबंध आर, संबंध को कैपिटल अक्षर आर से सूचित किया गया है। संबंध आर कार्तीय गुणन ए गुना बी का उप समुच्चय होता है। कार्तीय गुणन ए गुना बी का उप समुच्चय होता है। मतलब संबंध का जन्म कहाँ होता है, कैसे होता है? तो संबंध आर, आर का जन्म ए गुना बी के सदस्य को लेने से होता है। मतलब ए गुना बी का सदस्य क्या होता है? क्रमिक युग्म। कुछ क्रमिक युग्मों को निकाल कर, कुछ क्रमिक युग्मों को निकाल कर आप संबंध बना सकते हैं। इसलिए आर उप समुच्चय होता है ए गुना बी का। तो कैसे आप क्रमिक युग्म को निकालिएगा? तो पता है यह उप समुच्चय ए गुना बी के क्रमिक युग्मों के प्रथम तथा द्वितीय घटक के मध्य एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। एक दूसरे के बीच ए गुना बी में जो क्रमिक युग्म आपको बनेंगे उनके दो घटक होते हैं, प्रथम और द्वितीय घटक के बीच संबंध स्थापित करके कुछ ऐसा संबंध स्थापित कीजिए कि दो तीन क्रमिक युग्म बाहर आ जाए, तो आर कहलाएगा, वही आर कहलाएगा। ठीक है। तो कहता है कि संबंध आर में द्वितीय जो घटक होगा उसे प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहते हैं, द्वितीय घटक को प्रतिबिंब और प्रथम घटक को पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे अतः आर एक संबंध है ए से बी,
एक समुच्चय दिया, दो समुच्चय ए और बी में एक आर संबंध है, तो आर क्या होगा, आर उप समुच्चय होगा ए गुना बी का। ये बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट है, याद रखिएगा। बहुत बार बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में आया है कि कौन सा प्रथम सत्य है, आर उप समुच्चय होता है ए गुना बी का। इस चीज को उप समुच्चय का यह भी चिन्ह लिखता है लोग, आपको बताएं, जाकर देखिएगा सेट थ्योरी में, ए गुना बी ये भी चलेगा, आर उप समुच्चय होता है ए गुना बी का। अब आप ध्यान दीजिएगा, आर उप समुच्चय ए गुना बी क्या कहलाएगा, ए कमा बी टाइप का सदस्य होता है, ऐसा कि ए सदस्य हो ए का, बी सदस्य हो बी का। ठीक है बाबू। अब हम इस उप समुच्चय को हटाकर बराबर का चिन्ह लिखते हैं, आर बराबर, तो इसके पास भी ए कमा बी टाइप का ही सदस्य होगा, यहीं से निकला होगा। ए जिसमें ए से आता है, बी जिसमें बी से आता है, तथा तथा क्या होगा, ए तथा बी में, छोटा ए छोटा बी में संबंध, ए तथा ए और बी में संबंध, यहाँ पर एक संबंध लिखना होगा, ए और बी में संबंध, एक संबंध बाबू लिखना होगा ए और बी में। आर का यह समुच्चय निर्माण हुआ, आर का यह समुच्चय निर्माण रूप हुआ, आर का यह समुच्चय निर्माण रूप हुआ ए क्रॉस ए का सदस्य ए से आवे, बी का सदस्य, छोटा और ए और बी में एक संबंध हो। देखिएगा संबंध आर का ध्यान दीजिए बाबू, ए क्रॉस ए अगर एक ही समुच्चय होगा तो ए क्रॉस ए के बीच में भी होगा उप समुच्चय ए क्रॉस ए का। उस आधार पर आर को आप क्या बोलिएगा, आर बराबर, यहाँ पर भी ए कमा बी टाइप का सदस्य होगा, शर्त यहाँ पर बदल जाएगा, ए और बी दोनों सदस्य ए के होंगे, तथा तथा ए और बी में एक संबंध लिखा रहेगा, संबंध। जब एक समुच्चय होंगे तो यहीं से पता चलेगा ए कमा बी सदस्य है ए का, मतलब ए गुना ए हुआ है, ए गुना ए के अवयव से हमको आर बनाना है, ए सदस्य है ए का, बी सदस्य है बी का, मतलब दो समुच्चय, मतलब ए गुना बी के जो सदस्य होंगे उससे आर बनेगा। बात समझ गए। अब इस पे हम लोग आपको कुछ क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन करने के बाद आप समझिएगा, ठीक है। अब आइए बाबू क्वेश्चन 7 देखते हैं संबंध पर। माना कि ए बराबर 1 2 4 दिया है, बी बराबर 3 4 5 1 तथा आर ए कमा बी है, एक सदस्य ए से आएगा, बी सदस्य बी से, तथा एक देखिए संबंध लिखा है ए छोटा बी। कैसा लेना है, आर के पास कैसा सदस्य आएगा कि प्रथम घटक छोटा और द्वितीय घटक बड़ा है, द्वारा ए से बी में एक संबंध परिभाषित करे, एक आर का मान ज्ञात करे, या रोस्टर रूप लिखे, रोस्टर रूप भी बोलता है। तो क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर आपको, यहाँ पर आर क्या है बाबू, आर है आपका ए कमा बी टाइप है, सच टाइप ए सदस्य है ए का, बी सदस्य है बी का, तथा ए छोटा है बी का। अब देखिए यहां से आपको दिख रहा है कि दो समुच्चय हैं ए और बी, ए और बी, तो ए गुना बी निकालिए, ए गुना बी, ए गुना बी, ए गुना बी कीजिए, करने कीजिए 1 3 1 4 1 5, ठीक है, 2 3 2 4 2 5 4 3 4 4 4 5। इसलिए आर क्या होता है, उप समुच्चय होता है ए क्रॉस बी का। आर का जन्म कहां से हुआ, इसी के सदस्य। कैसे सदस्य को लेना, जिसमें पहला घटक छोटा और दूसरा घटक क्या हो, बड़ा हो, इसलिए आर बराबर क्या होगा, आर 1 3 आएगा, पहला घटक छोटा है दूसरा घटक बड़ा, हाँ आएगा 1 3, 1 4 आएगा, हाँ आएगा, 1 5 आएगा, हाँ आएगा, 1 2 3 आएगा, 2 4 आएगा, 2 5 आएगा।
अब बताइए 4,3 आएगा? नहीं, नहीं आएगा। पहला घटक बड़ा है और दूसरा घटक छोटा, नहीं आएगा। 4,4 आएगा? नहीं आएगा। 4,4 नहीं, दोनों बराबर है। 4,5 आएगा। 4,5 ठीक है, यही आंसर है आर का। इसको क्वेश्चन को पता है कि आर से एक संबंध परिभाषित करे, या कहेगा संबंध आर का रोस्टर रूप, ठीक है। यह इसका समुच्चय निर्माण रूप है, यह इसका रोस्टर रूप है, ठीक है। बात समझे? अब आइए और एक और क्वेश्चन देखते हैं। माना कि a बराबर 1 2 3 डॉट 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 14, मतलब 1 से 14 है। r x कमा वाई ऐसा कि 3x माइनस वाई बराबर 0, जहां x y सदस्य a का। ये पहले लिखा जाता है, ये बाद में, या इसको बाद में भी लिख सकते, इसको पहले, कोई दिक्कत नहीं है। ये संबंध है 3x माइनस वाई बराबर 0 होना चाहिए। एक्स वाई सदस्य ए से आर द्वारा ए से ए में एक संबंध आर लिखिए, मतलब आर का निकालना है। तो बताइए, सबसे पहले देखिए एक्स वाई सदस्य किसका है? ए का। तो ए का मान निकाल, ए गुना ए होगा। क्या यहाँ पर हम लोग ए गुना ए करें? ए गुना ए कीजिएगा तो कितना सदस्य, कितने क्रमिक युग्म आएंगे? ए गुना ए कीजिएगा तो कितने क्रमिक युग्म? यहाँ पर ए में 14 सदस्य है, तो 14 गुना 14 196 क्रमिक युग्म लिखना होगा। तो क्या 196 क्रमिक युग्म लिखे? नहीं, नहीं लिखिए, बहुत समय बर्बाद होगा। सीधे संबंध से इस क्वेश्चन को हल करते हैं, क्योंकि 3x माइनस वाई बराबर 0, ठीक है। तथा क्या दिया गया है? इसके साथ दिया गया है कि एक्स वाई सदस्य है ए का, इसलिए इसको इधर कीजिए तो y बराबर 3x। अब आपको x का मान a से रखते जाइए, चेक करते जाइए कि y का मान भी a में है कि नहीं। अगर है तो वो सब x का y r में आएगा, ठीक है। जैसे हम x का मान रख दिए 1, यहां से मैंने x का मान रखा 1, तो y क्या आ जाएगा? वो 3। तो बताइए 1 और 3 दोनों a में है, तो 1,3 होगा r में। अब देखिए x का मान 2 रखें तो y क्या हो जाएगा? 6, तो ये भी हो जाएगा 2,6। x का मान 3 रखते हैं तो y का मान क्या हो जाएगा? 9, तो 3,9 हो जाएगा। x का मान 4 रखते हैं तो y कितना हो जाएगा? 12, तो ये कितना हो जाएगा? 4,12। x का मान 5 रखते हैं तो y कितना हो जाएगा? इस फॉर्मूला से y बराबर 15, तो क्या y का मान 15 संभव है? क्योंकि a का ये तो 14 तक है, y सदस्य होना चाहिए a का, a में तो 14 तक ही सदस्य है, तो y नॉट इक्वल टू 15। कारण क्या है? कारण क्या लिखेगा? 15 सदस्य नहीं है a का, 15 सदस्य नहीं है a का, इसलिए r बराबर, r का मान निकल गया। r क्या होगा? यही 4 आएंगे, 1,3 2,6 3,9 4,12। आर के पास यही 4 क्रमिक युग्म होंगे। 196 क्रमिक युग्म में से सिर्फ यही 4 क्रमिक युग्म आर में आएंगे। बात समझ में आया? आइएगा क्वेश्चन 9, लिखा हुआ है यदि ए आपको दिया गया है, बी दिया गया है, आर दिया गया है, क्या संबंध आर ए से बी में परिभाषित है? ए से बी में परिभाषित है। तो क्या होता है, आपको आर के विषय में बाबू बताएगा कि क्योंकि आर उप समुच्चय होता है ए क्रॉस बी का, ए गुना बी के सदस्य से आर बना है। तो बताइए, इधर ध्यान दीजिए, 2,3 आएगा, प्रथम सदस्य ए से आता है, द्वितीय सदस्य बी से आता है, तो ये ए में है, ये बी में है, हाँ है, तो ये आर में हो सकता है। 3,5 ये ए में है, ये बी में है, हाँ हो सकता है। 5,7 तो आप लिखिएगा, चूंकि 5,7 नहीं सदस्य है ए गुना बी का, इसलिए आर संभव नहीं है। आर संभव नहीं होगा क्योंकि 5,7 ए क्रॉस बी में नहीं आएगा, इसलिए आर संभव नहीं है।
अब बाबू आइए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राण। इसको इंग्लिश में कहा जाता है डोमेन। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। संबंध में भी इसे पढ़ाएंगे, फिर फलन के चैप्टर में भी पढ़ाएंगे। ध्यान दीजिएगा इस चैप्टर को। संबंध के प्राण, प्राण क्या है? समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर। संबंध आर बनाइए, एक संबंध आर बनाइए कि क्रमिक युग्म के सभी प्रथम घटकों के समुच्चय को प्रांत कहते हैं। आर का जो प्रथम घटक है, आर का जो क्रमिक युग्म बनता है ना, उसका पहला सदस्य प्रांत कहलाता है। उसका पहला सदस्य क्या कहलाता है? प्रांत कहलाता है। तो पहला सदस्य प्रांत कहलाता है। जैसे क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन 10 देखिएगा, क्वेश्चन 10 बाबू, क्वेश्चन 10, यदि ए बराबर 1 2 3 7 कमा बी बराबर 3 6 तथा आर बराबर x कमा वाई सच है x सदस्य है ए का, y सदस्य है b का, तथा x छोटा है y से परिभाषित संबंध का प्रांत ज्ञात करें। देखिएगा क्वेश्चन 10, यदि ए दिया गया है, बी दिया गया है, आर आपको दिया गया है, से परिभाषित संबंध के प्रांत ज्ञात करें। इसका प्रांत क्या है? तो सबसे पहले आर निकालिए। आर क्या है? एक ऐसा होना चाहिए, प्रथम घटक छोटा और द्वितीय घटक बड़ा। तो डायरेक्ट आप आर लिखिए, आर बराबर, यहां से स्टार्ट कीजिए। 1,3 होगा, हाँ 1,3 होगा, 1,6 भी होगा। बताइए तो 2,3, हाँ होगा, 2,6 होगा, 3,3 नहीं होगा, 3,6 होगा, 3,6 होगा, 7,3 नहीं होगा, 7,6 नहीं होगा। आर निकल गया। तो प्रांत क्या निकल के यहाँ पर सामने आया? प्रांत समुच्चय होगा। इसके प्रथम घटकों के समुच्चय को प्रांत कहते हैं। प्रथम घटकों के समुच्चय को, प्रथम घटक क्या है? 1 1 2 2 3, 1 2 3, 1 2 3 प्रांत कहलाया। इस संबंध आर का प्रांत क्या होगा? 1 2 3। अब ये क्या होता है? संबंध आर प्रथम घटक किसका समुच्चय होता है? समुच्चय ए का होता है। तो आप कह सकते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, प्रांत उप समुच्चय होता है ए का। प्रांत उप समुच्चय होता है ए का। प्रांत उप समुच्चय होता है ए का। जैसे क्वेश्चन 10 हो गया। क्वेश्चन 11 देखिएगा, यदि ए बराबर 1 2 3 ... 14, वही क्वेश्चन है, ये किया हुआ है। आर क्या किया? x कमा वाई, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, जहां एक्स वाई सदस्य है ए का प्रांत ज्ञात करें। प्रांत ज्ञात करें। ये क्वेश्चन का मैंने अभी थोड़ी देर पहले आर ज्ञात किया था। थोड़ा देखिएगा आर, मैं डायरेक्ट आर लिख देता हूं। आर क्या है? आया था आपका 1,3 2,6 3,9 4,12। तो प्रांत क्या कहलाएगा? प्रथम घटक। प्रांत कहलाएगा प्रथम घटक, यानी 1 2 3 4 प्रांत। ये इसका ये बात समझे? प्रांत समुच्चय आर के क्रमिक युग्मों के प्रथम घटक को प्रांत कहते हैं। एकदम याद रखिए, समुच्चय आर के क्रमिक युग्मों के प्रथम घटक को
प्रांत कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टर्म जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रांत। उसके बाद आता है परिसर। परिसर, परिसर जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रेंज। रेंज, रेंज। समुच्चय ए से समुच्चय बी में आर के क्रमिक युग्मों के सभी द्वितीय घटक को, द्वितीय घटक को, द्वितीय घटकों के समुच्चय को संबंध आर का परिसर कहते हैं। संबंध आर का परिसर कहते हैं। संबंध आर का परिसर कहते हैं। द्वितीय घटक को क्या कहते हैं? संबंध आर का परिसर। तो 12वां क्वेश्चन हुआ, 12वां क्वेश्चन होगा कि परिसर ज्ञात करें। परिसर ज्ञात करें। परिसर ज्ञात करें। तो द्वितीय घटक परिसर कहलाएगा। द्वितीय घटक परिसर। परिसर क्या होगा? द्वितीय घटक 3 6 3 6 6 3 6 द्वितीय घटक परिसर कहलाएगा। अब परिसर द्वितीय घटक किसका समुच्चय होता है? बी का। तो परिसर उप समुच्चय होता है बी का। परिसर उप समुच्चय होता है बी का। यहां पर अगर आपको बोले परिसर ज्ञात करें, क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 13 परिसर ज्ञात करें। परिसर, तो 13 का परिसर क्या होगा बाबू? अगर परिसर की बात करें इस क्वेश्चन में, परिसर क्या होगा? 3 6 9 12 3 6 9 12 आंसर। परिसर आपका 3 6 9 12। ठीक है, परिसर। प्रांत क्या कहलाएगा? प्रथम घटक को प्रांत कहते हैं, द्वितीय घटक को परिसर कहते हैं। द्वितीय घटक को हम लोग क्या कहते हैं? परिसर कहते हैं। ठीक है, द्वितीय घटक को हम लोग क्या बोलते हैं? परिसर कहते हैं। नेक्स्ट आइएगा सहप्रांत। सहप्रांत, सहप्रांत कोडोमेन। कोडोमेन लिखिएगा इसका परिभाषा, समुच्चय, समुच्चय बी के सभी सदस्यों, सदस्यों को संबंध आर का, संबंध आर का सहप्रांत कहते हैं। सहप्रांत कहते हैं। संबंध आर का सहप्रांत कहते हैं। समुच्चय बी के सभी सदस्यों को संबंध आर का सहप्रांत कहते हैं। मतलब सहप्रांत किसके बाद क्या होता है? बी के समुच्चय का एक नाम होता है सहप्रांत। यानी अभी आप लोगों को मैंने बताया कि परिसर उप समुच्चय होता है बी का, इसलिए आप एक और परिभाषा, परिसर उप समुच्चय होता है सहप्रांत का। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। परिसर उप समुच्चय होता है सहप्रांत का। परिसर उप समुच्चय होता है सहप्रांत का। जैसे क्वेश्चन 14 होगा, क्वेश्चन 14 होगा, यदि ए दिया गया है, बी दिया गया है, ये सब लिखा हुआ है और यहाँ पर कुछ देर परिसर के बदले यहाँ पर आ जाए सहप्रांत। सहप्रांत ज्ञात करने के लिए तो तुरंत ये आप आर लिखे चाहे नहीं, तुरंत लिखिएगा सहप्रांत बराबर यहाँ पर सहप्रांत। इसका आंसर होगा सहप्रांत। आर लिखने का कोई जरूरत नहीं है। सहप्रांत बराबर बी का समुच्चय बराबर 3 6। बी के समुच्चय का एक नया नाम है सहप्रांत। बी के समुच्चय का एक नया नाम है सहप्रांत। इस क्वेश्चन में 15 नंबर क्वेश्चन में अगर आपको सहप्रांत का है निकालने को, सहप्रांत, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बी की कौन सा, बी का रोल कौन अदा कर रहा है? ए अदा कर रहा है। तो सहप्रांत वही होगा, ए का ही टोटल हो जाएगा सहप्रांत। यहाँ पर सहप्रांत ए, क्योंकि यहाँ पर ए गुना ए हुआ है, यहाँ पर ए गुना ए हुआ है, इसलिए सहप्रांत ए के बराबर होगा।
1 2 3 डॉट 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 14 100 प्राण। ठीक है, 100 प्राण के बराबर होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट 3 नाम आपको अभी हमने पढ़ाया। प्राण प्रथम घटक, सपरिसर द्वितीय घटक, सहप्राण बी के संपूर्ण सदस्य को सहप्राण कहते हैं। याद रखिएगा, कोडोमेन, रेंज, कोडोमेन। ठीक है, अब आइए हम लोग संबंधों का निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन पढ़ेंगे। इसमें पहला आता है समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप। इसको हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कौन सा समुच्चय निर्माण रूप है। जैसे ए दिया रहेगा आपको, मान लीजिए ए दिया रहे -1 1 2, बी दिया रहेगा आपको, बी दिया रहे 0 1 2 3, आर है। अगर इस तरीके से लिखा x, y, x सदस्य है ए का, y सदस्य है बी का, तथा y बराबर x स्क्वायर, y बराबर x स्क्वायर। तो ये जो संबंध आर लिखा गया है ये समुच्चय निर्माण रूप है, यही समुच्चय निर्माण रूप है। अब इसी का अगर आपको कहे रोस्टर रूप, रोस्टर रूप, रोस्टर रूप लिखने को, तो आप रोस्टर रूप आर, आर को लिख दीजिएगा। संख्या क्या है, -1, एक -1, 0 हो सकता है, नहीं हो सकता, -1, 1 हो सकता है, -1, 1, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 होता है, -1, 1 हो सकता है, -1, 2 हो नहीं हो सकता, -1, 3 नहीं हो सकता। अब क्या होगा, 1, 0 नहीं, 1, 1 हो सकता है। ठीक है, अब बताइए 2 कंस्टेंट नहीं और बाकी नहीं होगा तो आर ही हो जाएगा। ये रोस्टर रूप हुआ। तीसरा हुआ तीर आरेख रूप, तीर आरेख रूप, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एरो डायग्राम, एरो डायग्राम, एरो डायग्राम, तीर आरेख। इसको कैसे बनाते हैं थोड़ा देखिएगा। तीर आरेख रूप को यहां पर ऐसे आप दो कर लीजिएगा, दो ए बी लिखिएगा। समुच्चय ए के सारे सदस्य -1 1 2 लिखिए, बी के सारे सदस्य लिख दीजिए 0 1 2 3। ठीक है, अब जो जो संबंध स्थापित करूंगा, -1 का संबंध किसके साथ है, 1 के साथ, तो -1 को 1 के साथ ऐसे तीर बनाकर, 1 का संबंध भी 1 के साथ है, 1 का 1 के साथ, बस ये कर दीजिए। इतना ही संबंध है तो इतना आप कर दीजिए। ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब देखिए ये हुआ तीर आरेख रूप। अब आपको मैंने बताया है कि इसमें -1 1 क्या कहलाएगा, प्रथम घटक प्राण। तो जो ये है इसे हम लोग कहते हैं, ये सदस्य कहलाता है प्राण। ये क्या कहलाएगा, प्राण। संबंध आर का प्राण कहलाएगा। ये सदस्य अब इकलौता सदस्य क्या कहलाएगा, परिसर। और पूरे बी के सदस्य को हम लोग कहते हैं सहप्राण। बी के पूरे सदस्य को क्या कहते हैं, सहप्राण। इसको हम लोग कहते हैं परिसर का जो होता है, ये जो बी का सदस्य होता है इसे हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब है, ए के सदस्य का प्रतिबिंब। और प्रांत को हम लोग कहते हैं पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब। और ध्यान दीजिएगा, एक और एरो डायग्राम बना रहे हैं, ऐसा हो एरो डायग्राम। एरो डायग्राम को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ए बी, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 0 1 2 3 4, यहाँ पर लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 सपोज। तो 0 को 0 से जोड़ देते हैं, स्क्वायरिंग है। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, ठीक है,
अब 3 का स्क्वायर नहीं है, 4 का। अब देखिए 0 1 2, अगर इसको संबंध के रूप में लिखना होगा तो r बराबर इस तरीके से 0, 0 1, 1 2, 4। तो देखिएगा ये जो होगा 0 1 2, ये कहलाएगा प्राण। ये क्या कहलाएगा? प्राण। ये सदस्य 0 1 4, 0 1 4 क्या कहलाएगा? परिसर। और बी के पूरे सदस्य को हम लोग क्या कहेंगे? सप्राण। एरो डायग्राम को ध्यान से समझिएगा, बी के पूरे सदस्य को हम लोग क्या बोलेंगे? सप्राण। ठीक है, समझ में आया एरो डायग्राम? आइए क्वेश्चन 16 देखते हैं, 16 नंबर। एक संबंध दिएगा P और Q, समुच्चय के नाम P और Q दे 5 3 6 4, पर समुच्चय P से Q में एक संबंध दर्शाती है। इस संबंध का रोस्टर रूप, समुच्चय निर्माण रूप, प्रांत और परिसर लिखें। तो रोस्टर रूप R, पहला क्वेश्चन का आंसर होगा R। संबंध किसका है? 5, 3, 5, 3, 6, 4, देखिएगा 6, 4, 7, 5। हो गया बस। सेकेंड क्वेश्चन, समुच्चय निर्माण रूप। इसका समुच्चय निर्माण रूप, ये x, y या a, है। x सदस्य है p का, y सदस्य है q का, तथा अब बताइए तो x और y में क्या संबंध दिखा है? ये x है, ये y है, क्या संबंध बताइएगा? तो आप लिख सकते हैं x प्लस x-2 बराबर y, कुछ भी लिख दीजिए, या y+2 बराबर x। नहीं लिख सकते हैं, x में से 2 घटाने पर y आ जा रहा है, ये संबंध हो गया। प्रांत बताना, प्रांत, थर्ड क्वेश्चन, प्रांत, प्रांत बताना। प्रांत क्या है इसका? 5 6 7। परिसर, सेकेंड सदस्य, द्वितीय घटक 3 4 5, परिसर 3 4 5, परिसर। हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 16, इस तरीके से आपका हमने संबंध को पढ़ाया, जो 11th क्लास का आपका पोर्शन है। अब आप लोग जाइएगा 11th क्लास का एनसीईआरटी का 2.1 तथा 2.2 को चैप्टर को बनाने का देखिएगा। मुझे लगता है कि आप लोगों को सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर को कीजिएगा। और एक छोटा सा थ्योरी छूट गया है, उसको भी अभी कर लेते हैं। कुल संबंधों की संख्या, नोट, कुल संबंधों की संख्या, कुल संबंधों की संख्या बराबर 2 के पावर m इंटू n, जहां m बराबर समुच्चय A के सदस्यों की संख्या, समुच्चय A के सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या, और m क्या सूचित करता है? समुच्चय B के सदस्यों की संख्या, B के सदस्यों की संख्या। ठीक है, कुल संबंधों की संख्या 2 के पावर m इंटू n, m बराबर समुच्चय A के सदस्यों की संख्या, n बराबर समुच्चय B के सदस्यों की संख्या। इस पे एक आसान सा क्वेश्चन इस तरीके का दिया रहेगा, इस पे एक आसान सा क्वेश्चन इस तरीके का दिया रहेगा, जैसे आपको क्वेश्चन 17, यदि a बराबर आपको दे दिया जाए 1 2 3 4 5 तथा b बराबर 2 3 है, तो a से b में कुल संबंधों की संख्या लिखें। कुल संबंधों की संख्या ज्ञात करें, ज्ञात करें। बहुत आसान सा क्वेश्चन, कुल संबंधों की संख्या को ज्ञात करना है। तो आप लिख सकते हैं कुल संबंधों की संख्या, कुल संबंधों की संख्या बराबर 2 के पावर m इंटू n।
टू के एम क्या होता है, ए के सदस्य कितने हैं, ए के सदस्य 5, बी के सदस्य कितने हैं 2, तो 2 के पावर 10 कितना होता है 1024। अब आप बोलिएगा कि बाबू लिख कर, सर लिख कर दिखाइए, तो ये प्रैक्टिकल रिजल्ट है, इसको लिख कर नहीं दिखाया जा सकता, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। अभी जाकर आप लोग एनसीईआरटी का 2.1 और 2.2 जरूर कीजिएगा, मुझे लग रहा है सब क्वेश्चन हो जाएगा। आपको मैंने 17-18 क्वेश्चन एग्जाम्पल पे दिया है, लगभग इसी टाइप के सारे क्वेश्चन होंगे, आप आराम से बना लीजिएगा। 11th क्लास नेक्स्ट आपका हम वीडियो 12th क्लास का चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। आप नेक्स्ट वीडियो में 12th क्लास के वीडियो को देखिए। अब आपके वीडियो रेगुलर आने लगेंगे, कुछ प्रॉब्लम हो गया था, हेल्थ इशू हो गया था, इस कारण से कुछ वीडियो डिले हो गए। अब आपके सारे लेक्चर लाइन से मैं आप लोगों के लिए लाते रहूंगा, आप लोग आसानी से पढ़िए, ठीक है। आप लोग पढ़ाई बंद नहीं कीजिएगा, लॉकडाउन है, पढ़ाई को बंद नहीं कीजिएगा बाबू, पढ़ाई अपना जारी रखिएगा, वीडियो आते रह जाएंगे, इसमें कोई डिले नहीं है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग KMC ऑनलाइन क्लासेज।